परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश कोर के सीरीज के साथ साथ इकोनॉमिक्स का भी सीरीज आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए आज से शुरू होता है। चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस जो है इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग दिल थाम के रहिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, लाइक टारगेट दिया गया 500 लाइक, आप 500 लाइक कीजिए और इकोनॉमिक्स में जो है आप लोगों का कंप्लीट सीरीज जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग दिल थाम के रहिए और एक एक क्वेश्चंस को आप लोग करते चलिएगा, साथ में प्रैक्टिस करेंगे एक साथ मिलके। और पिछले साल की तरह इस साल भी जो है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट जो है 90+ स्कोर करेंगे इस चैनल के साथ जुड़ के। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस चैनल के थ्रू से आप लोगों को निःशुल्क जो है पढ़ाया जाएगा, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, बशर्ते कि आप लोग जो है भरपूर प्यार और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए वक्त निकाल के अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोग को अवेलेबल कराया जाएगा एकदम डिटेल के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला इंपॉर्टेंट सीरीज जो स्टार्ट करते हैं, यह है आपका यूनिट 1 से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से सवाल है और इसमें से आप लोग को बारीकी से समझना, और इससे क्वेश्चन हर साल रहते हैं, इस साल भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद जो हम लोग सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या दिया गया, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस भी दिए गए, उत्पादन प्रोडक्शन, ऑप्शन बी दिया गया उपभोग कंजम्पशन, ऑप्शन सी दिया गया विनिमय एवं निवेश यानी एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, या ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको इसका ऑप्शन जो है नहीं पता हो तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि आखिर आर्थिक क्रिया होता क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। तो याद रखिएगा उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से क्या होता है, संतुष्ट होता है। सीमित साधनों के उपयोग से क्या होता है, संतुष्ट होता है। द एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। यानी मान लेते हैं हमारे पास 10 रुपया ही है और हम चाहते हैं कि इस 10 रुपया में हमको जो सबसे अच्छा साबुन है वो हम मार्केट में जाके खरीदे, परचेज करें। ठीक है, तो आप जिस चीज का उपभोग करना चाहते हैं वो क्वालिटी आपको जिसमें मिलेगा, आप उसी चीज को 10 रुपया में या उससे कम में खरीदना पसंद करोगे। यानी आपका जो है क्या होना चाहिए, आपको संतुष्टि मिलना चाहिए उस वस्तु का उपभोग करके। ठीक है, या उस वस्तु को आप मार्केट से जो है सेल करके जो है या परचेज करके आप क्या करना चाहते हैं, उससे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। और यही क्या होगा, आर्थिक क्रिया में आएगा। ये क्या होगा, आर्थिक क्रिया में आएगा। आप ना तो उन वस्तु का उपभोग करना चाहेंगे ना बिक्री करना चाहेंगे, जिससे आपका जो है फायदा नहीं होता है, आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलता है। यानी मैन मैटर करता है यहाँ पे क्या, आपका संतुष्टि का, ह्यूमन नीड्स का, जिससे वो क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। ह्यूमन नीड्स क्या हो, सेटिस्फाई हो सके। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो याद रखिए इंग्लिश में भी, द एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ठीक है, तो इन जो आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसको आपके इकोनॉमिक्स में 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको 4 क्रिया 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। कितना टाइप्स होता है, 4 टाइप्स होता है। पहला उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा विनिमय एवं चौथा हो गया आपका निवेश। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं विनिमय को एक्सचेंज और आपका निवेश को हो गया इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा इसको एग्जांपल के थ्रू से, जैसे आपको जो है कोई पूजा में आपको जरूरत पड़ा है, कोई स्पेशल कपड़ा आप सिलवाना चाहते हैं। ठीक है, यानी आप उस चीज को जाइएगा किसके पास, दर्जी के पास, क्योंकि आपको उस कपड़ा का क्या करना है, उपभोग करना है। उस कपड़ा का क्या करना है, उपभोग करना है। आप उस चीज को कंजम्पशन करना चाहते हैं, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, जहां उत्पादन होता है उसका, जहां उस चीज को क्वालिटी को इंक्रीज किया जाएगा। यानी उसी तरीके का आकार के हिसाब से जैसा आप चाहते हैं वैसा बना के देने वाला कौन है, दर्जी है। यानी आप दर्जी के पास जाइएगा तो वो उस कपड़े से अच्छा जो है आपका जो जरूरत है उस हिसाब से कपड़ा को सील देगा। यानी वो एक तरीका से क्या किया, उसके क्वालिटी में जो है वृद्धि किया। ठीक है, प्रोडक्शन किया, तो वो जो हो गया आपका क्या, उत्पादन किया। अब जब आप ये क्या करेगा, अब आपको कपड़ा को बेचेगा और आप इनसे कपड़ा खरीदिएगा। ये कपड़ा बेचेगा और आप क्या कीजिएगा, कपड़ा खरीदिएगा। तो बेचना और खरीदना ये कौन सा क्रिया कहलाता है, इसको कहते हैं विनिमय। क्या कहते हैं, विनिमय, यानी एक्सचेंज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, और लास्ट बचता का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। तो इसमें याद रखिएगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाता है, आर्थिक क्रिया आता है, जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए पूंजीगत वस्तु के उत्पादन से है। वो किस में आएगा, निवेश में आ जाएगा। तो ये चारों को चारों ही जो है इसके प्रकार है, किसके, आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इसको आप लोग
लोग डिटेल से समझ के नोट करके लिखते चलिए, क्योंकि ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहां आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस जो होगा यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों को बताया था, है ना। तो देखिए इकोनॉमिक्स जब आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ रहे थे, क्लास 9, 10 और 11 तक में, तो आप लोगों को जो है बुक अलग अलग था। लेकिन आप जो है आपको बुक मिला है क्लास 12 में, एक समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो दोस्तों देखिए 1933 का बात है। 1933 में जो है एक नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग सबको ही, ठीक है। मैं नाम लिख दे रहा हूं यहां पे, उसको नोट कर लीजिए। उनका नाम था रैगनर फ्रीस। क्या नाम था दोस्तों? रैगनर फ्रीस। ठीक है, रैगनर फ्रीस नाम था। कब का डेट बताया दोस्तों? 1933 का, 1933 का। ठीक है, तो याद रखिएगा रैगनर फ्रीस 1993 में पहली बार आर्थिक सिद्धांत की दो शाखाओं को दर्शाने के लिए व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, रैगनर फ्रीस कोनाइड द वर्ड्स माइक्रो एंड मैक्रो इन 1933 टू डिनोट two branches of economic theory, namely माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो किसने पहली बार दिया था? तो ये याद रखिएगा रैगनर फ्रीस ने। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की दो शाखाओं में किसने बांटा? तो याद रखिएगा रैगनर फ्रीस ने। कब बांटा? 1933 में बांटा। इस चीज को याद रखिएगा। वो दो क्या है? पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो चलिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए क्या बताया था आप लोग को व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में? यह व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाई, जैसे उपभोक्ता का व्यवहार, फार्म का, ठीक है, तो इत्यादि के बारे में, व्यवहार के बारे में कौन अध्ययन कराता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन कराता है। इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट सच एज कंज्यूमर, फार्म्स एक्सेट्रा। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट का बात करता है। और यहाँ पे जब आपने पढ़ लिया तो इसके बारे में आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक व्यक्तिगत वर्ड का बात किया, व्यष्टि व्यक्तिगत, व्यष्टि व्यक्तिगत। ठीक है, याद रखिएगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शंस दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया व्यक्तिगत परिवार, इंडिविजुअल फैमिली, व्यक्तिगत फार्म, इंडिविजुअल, यहाँ पे फार्म दिया गया, व्यक्तिगत उद्योग यानी इंडिविजुअल इंडस्ट्री, उपरोक्त सभी। तो सब में देखिए इंडिविजुअल 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 लगा हुआ है, यानी इसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा में आपको बताएं, इसमें व्यक्तिगत जो है क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। तो इसमें आपको उपरोक्त सभी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात रहा किसका? समष्टि अर्थशास्त्र का। किसका बात है दोस्तों? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा, जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा आप लोग को जो है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दिया गया है डिस्क्रिप्शन के लिंक के नीचे, आप वहाँ जाकर हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे लिख दे रहे हैं EXTROVERT एक्सट्रोवर्ट ABH। ठीक है, आप लोग वहां जाके आप हमें सर्च करके वहां से फॉलो करके आप मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को जरूर रिप्लाई दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए यह मैक्रो लिखा गया, वो माइक्रो था, ये मैक्रो है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिभाषा आप लोग को जानना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? समग्र आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाए, समग्र आर्थिक जो है क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। जैसे यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तथ्य, जैसे आपका हो गया पूर्ण रोजगार की समस्या, राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, निवेश के बारे में, समग्र उपभोग के बारे में आदि का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फेनोमेना सच एज प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, GNP, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। ठीक है, और इस समष्टि अर्थशास्त्र को जो है आप लोग याद रखिएगा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नेशनल, राष्ट्रीय लेवल पर बात करें, समग्र आर्थिक इकाइयों का अध्ययन का बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सबके आगे क्या टोटल या आपको नेशनल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में, आप फटाक से इसको टिक कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम,
कुल रोजगार, टोटल इंप्लॉयमेंट, कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, यानी देखिए सब समग्र का बात कर रहा है, ठीक है, एग्रीगेट का बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग ज्यादातर किस वर्ड का यूज करते हैं, एग्रीगेट का, ठीक है। तो एग्रीगेट का मतलब ही होता है कुल का, समग्र का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको लेकर जो है मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। क्या बोला गया है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो साइंस ऑफ वेल्थ के बारे में किसने कहा, तो देखिए साइंस ऑफ वेल्थ के बारे में जो है किसने कहा है, आपका एडम स्मिथ ने। किसने कहा है, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे पहले वो अर्थशास्त्री है जिन्होंने अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र के रूप में परिभाषित किया था। उनकी अपनी पुस्तक जिनका नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज में यह बताने का प्रयास किया था कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि सभी देशों के धन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सभी देशों किससे जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है, कि किस तरीके से वह अपनी संपत्ति को बढ़ाए, कोई भी देश अपनी संपत्ति को किस तरह से बढ़ाए, ठीक है, अपने धन को बढ़ाए। और इसके लिए परिभाषा को, उनकी परिभाषा जो है क्या कहलाई आगे चल के, धन केंद्रित परिभाषा। क्या कहलाई, धन केंद्रित परिभाषा, यानी वेल्थ डेफिनेशन कहलाया। किनका, एडम स्मिथ का, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया साइंस ऑफ वेल्थ के बारे में किसने बताया, एडम स्मिथ ने बताया, जो कि अर्थशास्त्र के क्या कहलाते हैं, जन्मदाता कहलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। और ये जो है बुक कब पब्लिश हुआ था, इसका आप लोग नीचे डेट बताइएगा, ठीक है। आप लोग आशा करते हैं बता चुके होंगे डेट को, और इसका याद रखिएगा डेट कब ये बुक पब्लिश हुआ था, जो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था 1776 में। कब, 1776 में, ठीक है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है कब पब्लिश हुई थी, 1776 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अब मानव कल्याण से संबंधित पूछा गया, अकॉर्डिंग टू व्हिच इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो है साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है, किसने बताया, तो याद रखिएगा इनका नाम क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्शल। कौन होगा, मार्शल जो होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है, मार्शल देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इनके बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मैं बातें बताने वाला हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। इनका जन्म जो है तो होता है दोस्तों इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। और इनका बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। किसने लिखा है, मार्शल ने लिखा है। कब लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में उन्होंने लिखा है, ठीक है। किनके द्वारा लिखा गया, मार्शल के द्वारा लिखा गया। इनकी पुस्तक प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स 1890 में प्रकाशित हुई। इनकी पुस्तक जो है स्पष्ट रूप से अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विषय बताया। क्या बताया, मानव कल्याण का विषय बताया, वेल्थ डेफिनेशन बताया, ठीक है। वेलफेयर डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन किनका था, आपका एडम स्मिथ का था। और इनका क्या है, वेलफेयर डेफिनेशन। क्या है दोस्तों, वेलफेयर डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेलफेयर लिखा हुआ है, ठीक है, यानी मानव कल्याण से संबंधित परिभाषा किनके द्वारा दिया गया, आपका मार्शल के द्वारा। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जैक का फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, जो हर साल रिपीट किया जाता है। इससे सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस, ठीक है, साइंस ऑफ चॉइस यानी चयन के विज्ञान के रूप में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा धन के विज्ञान के रूप में, जिन्होंने प्रस्तुत किया था वो थे एडम स्मिथ। उसके बाद कल्याणवादी विचारधारा पढ़ा, वेलफेयर डेफिनेशन किनका पढ़ा, अल्फ्रेड मार्शल का। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चयन का विज्ञान यानी साइंस ऑफ चॉइस के बारे में, किसने बताया, या अर्थशास्त्र को सबसे पहली बार विज्ञान के रूप में किसने प्रस्तुत किया, तो याद रखिएगा उनका नाम है लियोनेल रॉबिन्स। क्या नाम है, लियोनेल रॉबिन्स जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे चयन के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत कैसे किया, ये कभी कभी पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। 3 मुख्य मैं बातें बता रहा हूँ, उसको नोट कीजिए। पहला इन्होंने बताया क्या, कि ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है, मानव की आवश्यकता है असीमित है। आज हमारे पास जो है कोई पैदल चल रहा है उसको साइकिल चाहिए, कोई साइकिल चला रहा है वो बाइक चाहिए, कोई बाइक लिया है तो उसको महंगी बाइक चाहिए, ज़्यादा सीसी वाला बाइक चाहिए ताकि वो पहाड़ पर्वत सब जगह घूम सके। और किसी के पास बाइक है तो वो कार चाहता है, कार चाहता है तो फिर महंगा कार चाहता है, ठीक है। तो ह्यूमन का वांट्स जो होता है, मानव की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वो असीमित होती है। लेकिन क्या खर्च के हमारा इच्छा है कि अभी के अभी हम जो है बहुत बड़ी महंगी जो है एक बाइक खरीद ले, तो
खरीदना हमारा इच्छा है, इच्छा हम लोग के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे पास संसाधन भी तो होना चाहिए, यानी वो पैसा भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो वो पैसा ही नहीं है, हमारी इच्छा ही है, बहुत बड़ा है, और लेकिन हमारे पास वो संसाधन है नहीं है। अगर मान लेते हैं हम महीना का 10,000 रुपया इनकम करें, ठीक है, और हमारा इच्छा है कि हम जो है कल ही जो है 90,000 या 1 लाख से ऊपर का बाइक खरीद ले, तो मेरी इच्छा है कि मैं वो बाइक खरीद लूँ, ठीक है। अब वो बाइक अगर खरीदना चाहे तो क्या मेरे पास वो पैसा अभी है? नहीं है, यानी हमारे पास संसाधन क्या है? संसाधन इच्छाओं की तुलना में कम है, ठीक है। और ये क्या 10,000 केवल मैं बाइक खरीदने के लिए महीना बचा रहा हूँ? नहीं, इस 10,000 का उपयोग जो है परिवार चलाने के लिए भी उपयोग हो रहा है, ठीक है। घर में अलग अलग अपनी खुद की पढ़ाई के लिए भी उपयोग हो रहा है, तो अलग अलग जगह जो है उपयोग भी हो रहा है। नहीं, इसका क्या हो रहा है? अतिरिक्त उपयोग भी हो रहा है, वैकल्पिक प्रयोग भी हो रहा है ना। तो 3 मुख्य बातें बताए थे किसने? आपका रॉबिन्स ने। एग्जाम्पल के लिए, और एक एग्जाम्पल के लिए आप समझने के लिए ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पिताजी ने आपको कहा जाओ जी लो बेटा अपनी ज़िंदगी, और आपको दे दिया इतना बीघा खेत दे दिया आपको, ठीक है। अब आपके पास वो उतना एरिया है, ज़मीन है, ठीक है। बोला कि इस पर आपको जो करना है आप करो, ठीक है। उसके बाद आपको एक मुश्त जो है पैसा दे दिया गया, मान लेते हैं 2 लाख रुपया दे दिया गया। कितना? 2 लाख रुपया दे दिया गया। तो आपकी इच्छा क्या है कि आप बहुत दिन से सोच रहे थे हमारे गांव में अच्छा स्कूल नहीं है तो अच्छा स्कूल खोलें, ठीक है। फिर आपके गांव में हॉस्पिटल नहीं है तो आप हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, शॉपिंग मॉल नहीं है तो आप शॉपिंग मॉल भी खोलना चाहते हैं। लेकिन क्या आपकी इतनी सारी इच्छाएं हैं गाँव में काम करने का, लेकिन आपको ज़मीन कितना दिया गया? एक ही एरिया पूरा दिया गया, एक गाँव में एक बड़ा सा एरिया आपको दे दिया गया। दूसरा, ज़मीन मिला हुआ है, लेकिन ज़मीन भी आपके पास जो है संसाधन जो है जितना आपका इच्छा है उसकी तुलना में कम है, और वहीं पैसा भी आपके पास उसकी तुलना में, आपकी इच्छाओं की तुलना में कम है, ठीक है। तो क्या इन सब कम सीमित साधन से आपकी इच्छाएं क्या पूरी हो सकती है? सभी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद इसी ज़मीन का उपयोग करके आपको क्या करना है? इसी ज़मीन का उपयोग आप स्कूल बनाने के लिए भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल बनाने के लिए भी कर सकते हैं, और आप शॉपिंग मॉल बनाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपका एक ही ज़मीन का अलग अलग उपयोग हो सकता है, यानी वैकल्पिक उपयोग हो सकता है, ठीक है। तो अब आपके पास लास्ट क्या ऑप्शन बचता है कि आपको सोचना पड़ेगा अभी मेरे लिए तत्काल क्या जरूरी है, तब आपको चॉइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा। अभी के लिए आपका सबसे पहला जरूरी क्या है? आप बगल के गांव में देखिएगा कि हॉस्पिटल है, नहीं है तो आप हॉस्पिटल सोच रहे होंगे, ठीक है। अगल बगल में देखिएगा, फिर आप देखिएगा कि हमारे अगल बगल में स्कूल है कि नहीं है, तो स्कूल के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आप देख लिए कि अगल बगल में स्कूल अच्छा है तो स्कूल छोड़ दीजिएगा। फिर आप देखिए अगल बगल में हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल छोड़ दीजिएगा। अगर देखिएगा कि अगल बगल में शॉपिंग मॉल नहीं है तो आप क्या लास्ट ऑप्शन चुनिएगा कि मुझे शॉपिंग मॉल बनाना है। यानी आप समय के हिसाब से इकोनॉमिक्स में आप क्या सीख रहे हैं? चॉइस करना। क्या सीख रहे हैं? चॉइस करना, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, अर्थशास्त्र हमें क्या बताता है? चॉइस, यानी चॉइस के बारे में बताता है, चुनाव के बारे में बताता है। ये किसने कहा था? आपका याद रखिएगा रॉबिन्स ने। किसने? रॉबिन्स ने। तो दोस्तों इनका 3 प्रमुख बातें याद रखिएगा जो लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा बताया गया था साइंस ऑफ चॉइस के बारे में। क्या बताया कि मानव की आवश्यकता क्या है? असीमित है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरा उन्होंने बताया आवश्यकताओं की तुलना में हमारे पास संसाधन क्या है? सीमित है। तीसरा उन्होंने बताया क्या कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है, यानी आपके पास अल्टरनेटिव यूजेस भी है। तो ये 3 प्रमुख बातों को आप लोग नोट करके लिख दीजिएगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। आप लोग को अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को इसी तरह से डिटेल में वीडियो चाहिए तो या डायरेक्ट चाहिए, ठीक है। डिटेल में चाहिए होगा तो इसी तरह से मैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप लोग को बताते चलूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इसको लेकर तो मैंने अलग से बोर्ड में आप लोगों को समझाया हुआ है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। जिन्होंने वो वीडियो देखा है इनका फटाक से आंसर दे सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो बोला है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें सोचना पड़ता है कि क्या उत्पादन करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद जब हम ये सोच लेते हैं क्या उत्पादन करना है तो ये भी सोचना पड़ता है कि कैसे उत्पादन करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस। और जब बन भी जाए तो फिर सोचना पड़ता है हमें कि किसके लिए उत्पादन हम कर रहे हैं, ठीक है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और तो ये सभी चीज़ों का ही हमको हमारे पास क्या होती है? केंद्रीय समस्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। इसलिए ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिया गया क्या
किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इसको हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु में अगर किसी लोगों के आवश्यकता की संतुष्टि करने की क्षमता है तो वो उसकी क्या है? उपयोगिता है। उस वस्तु की क्या है? उपयोगिता है, जिसके कारण ही हम उस चीज वस्तु को क्या करना चाहते हैं? उपभोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन वांट्स को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसको हम उपयोगिता यानी यूटिलिटी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उपयोगिता यानी यूटिलिटी कहते हैं। इस चीज को याद रखेगा, ये हर साल ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको VVI करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो उस वक्र का नाम क्या है? उस वक्र का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का, उसको हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। नेम द कर्व दैट इंडिकेट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसका हम कहते हैं, याद रखिएगा, क्या बताएं? उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र दैट मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का देख सकते हैं, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 10, किसी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व होता है, वो कहाँ देखने को मिलता है हमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इन विच इकोनॉमिक एक्ट बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट, तो आपको पता होना चाहिए वो मिक्स इकोनॉमी होगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। ठीक है, एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी, और दोनों का ही सम्मिलित रूप जिसमें दिखता है वो होता है आपका पूंजीवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसी को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का यूनिट 1 का पहला वीडियो। उसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव भी आएगा। तो इसी तरह से अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस वीडियो में लाइक टारगेट 500 पूरा होता है तो तय मानिए आप लोग का रेगुलर सीरीज जो है आप लोगों को करवा के एक एक चैप्टर जो है चैप्टर बाय चैप्टर करवा के आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इस चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बताइए कि इस चैनल के माध्यम से किस तरह से डे बाय डे आप लोग को हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आज के वीडियो आप सबको पसंद आया। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।